सच ये कि मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे अपनी राजनीति चमकाने वालों की भी आपस में ठनी है। ना अखिलेश, राहुल, तेजस्वी ओवैसी को देखना चाहते हैं, ना ओवैसी इन तीनों। 2014 के बाद से एक अलग तरह की राजनीति देश में जगह बना रही। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि इस दौर में सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यक आबादी के इतिहास, संस्कृति और धार्मिकता से कन्नी काटने वाले पूरी तरह नकार दिए, फिर चाहे वो राज्यों में हो या केंद्र में। लेकिन खास बात यह है कि सेक्युलरिज्म की वजह से इन पार्टियों को सत्ता से उतार दिया गया, बल्कि सेक्युलरिज्म के नाम इनकी करनी और कथनी में फर्क के कारण ऐसा हुआ। 2014 से चली राजनीतिक बदलाव की हवा अभी भी उसी रफ्तार से चल रही है। पीएम मोदी ने सेक्युलरिज्म के ढोल को सबका साथ सबका विकास वाले सिद्ध मंत्र से रिप्लेस कर दिया। मोदी ने एक बात हर मन से कही कि उनका फोकस तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण पर है। लोगों ने देखा भी कि केंद्र की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। तो क्या यही बात मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली पार्टियों को खटक रही है? सच ये कि मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे अपनी राजनीति चमकाने वालों की भी आपस में ठनी है। ना अखिलेश, राहुल, तेजस्वी ओवैसी को देखना चाहते हैं, ना ओवैसी इन तीनों। फिलहाल तो बिहार के चुनावी घमासान में अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहने वाले ओवैसी भाईजान और कथित सेकुलर दलों के झंडा बरदार आमने सामने हैं। ओवैसी 4% बनाम 17% वाला एक अलग गणित बांच रहे हैं। क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तेजस्वी 17% ने क्या गुनाह किया था? 17% ने क्या गुनाह किया था? और आपका समुदाय 14% और 36% टिकट आप देते हैं। राजनीति अगर वोटों की ताकत का खेल है तो ताकतवर वही है जिसकी तरफ भीड़ जुटे। लेकिन ये बात ओवैसी भी अच्छी तरह जानते हैं कि भीड़ का जुटना और भीड़ का वोट में तब्दील होना दो अलग बात है। अगर बिहार के चुनावों में मुस्लिम हिस्सेदारी वाली लाइन को ओवैसी गाढ़ी करने में कामयाब रहे तो तेजस्वी, राहुल और लेफ्ट के महागठबंधन का बेड़ा गर्क हो सकता है। जैसे बिहार के सीमांचल को ही देख लीजिए। सीमांचल में 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इनमें किशनगंज में सबसे ज्यादा 68% मुसलमान हैं, कटिहार में 44%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38%। अगर देखें तो पूरे बिहार में जिस 17% मुस्लिम वोट बैंक के होने का दावा ओवैसी करते हैं, उसमें से ज्यादातर हिस्सा सिर्फ 12 जिलों में ही है। बाकी के 26 जिलों में मुस्लिम आबादी 10 से 12% के करीब ही है। यही वजह है कि ओवैसी सीमांचल के जिलों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि दूसरी जगहों पर दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन ओवैसी ने जिन सवालों से तेजस्वी को घेरा है, क्या वो मुसलमानों को तेजस्वी से दूर कर सकते हैं? इतना ही नहीं, वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी के बयान पर भी ओवैसी उन्हें खरी खोटी सुना चुके हैं। कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, वक्फ का कानून पार्लियामेंट में बनता है ना? देश के लिए बना पार्लियामेंट में। बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आके खत्म कर देती। मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? अरे पूरे देश का बना हुआ है बाबा। अगर तुझे नहीं मालूम तो कोई वकील को बिठाकर सुन ले, समझ ले, उसके बाद कुछ बोल दे। समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, दोनों का डर ओवैसी को लेकर एक जैसा है, क्योंकि दोनों की कमजोरी एक है, मुस्लिम वोट बैंक। अखिलेश हो या तेजस्वी, दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ओवैसी आज नहीं तो कल उनकी राजनीति के लिए खतरा हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी ओवैसी के विचारों से प्रभावित होती रही है, खासकर युवा। यह अलग बात है कि चूंकि ओवैसी सरकार बनाने या सरकार का हिस्सा बनने की स्थिति में फिलहाल नहीं दिखते, लिहाजा मुसलमान उन्हें वोट नहीं कर रहा है। लेकिन ओवैसी वोट काट तो रहे। यही अखिलेश तेजस्वी की चिंता की वजह है। वो जानते हैं कि जिस तरह 90 के दशक में यूपी, बिहार जैसे राज्यों में रीजनल पार्टियों के उभार ने मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस से दूर कर दिया,
कहीं वही हाल ओवैसी समाजवादी पार्टी या आरजेडी का न करे। लिहाजा एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम करार दिया जाता है। पटना की धरती पर पीएम मोदी के मेगा रोड शो में उमड़ी भीड़ इशारा कर रही है कि मोदी लहर आकार ले रही है। तो क्या देश के भीतर राजनीतिक लड़ाई का चैप्टर वास्तव में सबका साथ सबके विकास के मंत्र वाला ही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी किसी भी स्कीम में न धर्म देखा न जाति देखी। पीएम मोदी ने गरीबों के लिए जो 2 करोड़ 31 लाख घर बनवाए, उसमें से 31% घर अल्पसंख्यकों के हैं। नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डायरेक्ट जो पैसा भेजते हैं, उसमें 33% लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 37% लाभार्थी अल्पसंख्यक थे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 36% लाभार्थी अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक समुदाय में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी की योजनाओं का फायदा मिला। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए देश में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनवाए। ये 4 करोड़ घर आंकड़ा छोटा नहीं है। यहां बिहार के भी 60 लाख परिवारों को पक्के घर मिले। ये घर किसको मिले हैं? इन घरों के लाभार्थी गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवार के ही लोग हैं। देश की राजनीति का एक बड़ा चैप्टर सेक्युलरिज्म के नाम पर खास वोट बैंक के तुष्टीकरण के आरोपों वाला रहा है। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक और यूपी बिहार जैसे राज्यों में मुलायम से लेकर लालू यादव तक पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे। 2014 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पहली बार हैदराबाद के बाहर पांव रखा था। तब महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में ओवैसी ने 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें सिर्फ 2 जीत सके। ओवैसी चाहे जितना भी सेक्युलरिज्म का मंत्र जप, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि वो खुद को मुसलमानों का नेता और अपनी पार्टी को मुसलमानों की पार्टी के तौर पर दिखाते रहे। 2020 में ओवैसी ने बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल में अपने प्रदर्शन से चौंका दिया, जहां सभी 5 सीटें उनके खाते में आ गई। यह अलग बात है कि बाद में आरजेडी इनमें से 4 लेकर चली। ओवैसी की सभाओं में भीड़ तो खूब जुटती है, तालियां भी बेशुमार बजती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में जमानत जब्त हो जाती है। कथित सेकुलर पार्टियां ओवैसी को रत्ती भर भी भाव नहीं देती। इसके पीछे वजह है ओवैसी की भड़काऊ तकरीरें या भाषण। वो बड़े महीन तरीके से संविधान की सीमाओं का जुमला उछालते हर वो काम करते हैं जिसमें गहरे कूट संदेश होते हैं। मजहबी राजनीति की महीन कारीगरी उन्हें विरासत में मिली है। बैरिस्टरी का पेशा उन्हें शातिर तरीके से कानूनी दांव पेचों से बचने का कमाल का हुनर देता है। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे कानून और कानून के कारिंदों का मजाक उड़ाना, उन्हें धमकाना ओवैसी ब्रदर्स का सियासी शगल रहा है। मजहबी उकसावे से वो माहौल को बिगाड़ देने की धमकियां सरेआम देते रहे हैं। अगर देखें तो ओवैसी मार्का राजनीति का मजहबी फॉर्मूला वही है। वक्त बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काना, 3 तलाक को मुस्लिम के पर्सनल लॉ में इंटरफियर बताना, सीएए पर झूठ फैलाना, हिजाब का मुद्दा मस्जिदों को खतरे में बताना, यूसीसी पर झूठ फैलाना, उकसाना और सबसे अहम पुलिस और कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाना। तो क्या असल मुद्दा है एक जिद कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक वोट बैंक के तौर पर ही मुसलमानों को हांका जाता रहेगा, फिर चाहे वो कथित सेकुलर पार्टियां हो या खुद मुसलमानों के बीच से ही उठा ओवैसी जैसा कोई नेता। मैं मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूं, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए, क्योंकि कोई डरा रहा है, क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा,
अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? 2014 में चली राजनीतिक धारा में जनता ने वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स को नकारते मॉडल बेस्ड पॉलिटिक्स को चुना। मोदी गुजरात मॉडल लेकर मैदान में उतरे और वो मॉडल छा गया। वोट बैंक और जातीय राजनीति के मझे खिलाड़ियों की पॉलिटिक्स नेपथ्य में चली गई। तो क्या ओवैसी और कथित सेकुलर दलों के नेताओं की छटपटाहट इसी का नतीजा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।